हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। कल अपन ने बात की थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा था एंड करंट डिवीजन रूल पढ़ा था। आज अपन उन पे कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो है गेट एग्जाम के नहीं है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक से सिलेक्ट किए हैं, लेकिन सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आप गेट प्रीवियस ईयर बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आज अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे आई की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, आई की वैल्यू पूछिए, और 100 वोल्ट की बैटरीज आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं मेरे को बताओ, मैं अगर इस नोड को ए एज्यूम करता हूँ तो ये भी क्या ए होगा, बिल्कुल। और इसको मैंने एज्यूम कर लिया नोड बी, और इसको एज्यूम कर लिया नोड सी। तो आप मेरे को बताओ, ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस और ये वाला 4 ओम रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है या नहीं है? ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। मतलब ए और बी के बीच में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इनके दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। तो ये आपस में किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखना आना चाहिए। अगर किसी भी एलिमेंट के, मान लो ये दो एलिमेंट हैं, दोनों के दोनों टर्मिनल पॉइंट किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, जैसे एक टर्मिनल ए पे कनेक्टेड है, सेकंड बी पे कनेक्टेड है, तो वो आपस में किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और 4 ओम का पैरेलल कितना होता है? हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, 2 हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो मेरे को बताओ, 4 ओम और 4 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर ये 2, इनका इक्विवेलेंट 2 और 4 किस में होंगे? सीरीज में होंगे या नहीं हो? बिल्कुल। इनका इक्विवेलेंट मैं अगर इसको अब हटा रहा हूं, अब देखो, अब इनका इक्विवेलेंट बना रहा हूं। अपन अब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कर सकता हूं, 2, बिल्कुल कर सकते हैं। ये अपना 12 ओम था। तो मेरे को बताओ, 2 और 4 किस में होंगे? सीरीज में होंगे। इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6 हो गया। और 6 और 12 आपस में कैसे हो गए? पैरेलल में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 और 12 आपस में पैरेलल हैं, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करूंगा तो 18 आ जाएगा। और इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 ओम क्या? इन दोनों का इक्विवेलेंट, मतलब इस नेटवर्क का अब इक्विवेलेंट कितना मिलेगा अपन को? 4 ओम मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल। मैं 2 और 4 को इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 6 और 12 आपस में किस में हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। 6 ओम भी ए और सी के बीच में, और 12 ओम भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो 6 और 12 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4 ओम। 4 और 3 आपस में किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो 4 और 3 7 और 3 कितना आ जाएगा? 10। तो बैटरी के एक्रॉस आर इक्विवेलेंट अपन को कितना मिलेगा? बैटरी के एक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूंगा तो 4 3 7 और 3 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर बैटरी से मैं अगर आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो 10 ओम आ जाएगा। तो मेरे को बताओ, बैटरी कितनी करंट प्रोड्यूस करेगी? इसको मैं I1 मान लेता हूँ, क्योंकि इसको अपन ने I मान लिया तो इसको I1 मान लिया। तो आपको पता है I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। बैटरी ने कितना रेजिस्टेंस सीन किया? नेटवर्क का बैटरी के द्वारा सीन किया हुआ रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। बैटरी की अपना वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है। तो 100 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। तो मेरे को बताओ, I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 एम्पियर। तो I1 जाएगी, आगे जाएगी तो दो सीरीज में कनेक्टेड ब्रांचेज हैं। तो मैंने बताया, सॉरी, दो पैरेलल में कनेक्टेड ब्रांचेज हैं, एक 6 ओम की है और एक 12 ओम की है। और अपन को करंट निकालना है, 6 ओम वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट डिवीजन रूल से मैं बता सकता हूं कि ये कितने टोटल कितनी आ रही है। मतलब अपने कल पढ़ा था करंट डिवीजन रूल, 10 इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस आता है। करंट कभी भी हमेशा ऑपोजिट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही अपन क्या होती है? डिवाइड होती हैं। तो 6 किससे ये 10 किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा।
तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 20/3 एम्पियर। आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन आ गया होगा। ये ब्रांच आपस में किस में पैरेलल में, ये 12 ओम और 6 ओम वाले आपस में किस में पैरेलल में। करंट कितनी आ रही है 10 एम्पीयर आ रही है। तो पैरेलल में करंट कैसे डिवाइड होती है, तो आपको पता है अगर पैरेलल में मेरे को कुछ भी करंट फाइंड आउट करनी है, जब मेरे को ये करंट फाइंड आउट करनी है मान लो इस ब्रांच के अंदर, तो अपन टोटल करंट कितनी है 10 है, ऊपर वाले में फाइंड करनी है तो ये वाला रेजिस्टेंस काम आएगा। आपको पता है पैरेलल में ऐसा ही होता है, तो आएगा 12 अपॉन, अब कौन सा आएगा टोटल 12 और ये कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 12/18। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अपन बात करने वाले इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में अपन को आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि बैटरी से टोटल करंट कितनी जनरेट हो रही है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को बताओ ये 2 और 4 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों में इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो होगी। जब दो एलिमेंट में इक्वल करंट फ्लो होती है तो किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं। तो 4 और 2 आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6, और 6 और 3 आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। दिख रहा है, इसको मान लो मैं लिख रहा हूँ ए नोड, इसको लिख रहा हूँ नोड बी। तो मेरे को बताओ 6 और 3 ए की तो है, ए और बी के बीच में ही तो कनेक्टेड है, तो आपस में किस में हो जाएंगे पैरेलल में। और 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 × 3 अपॉन कितना हो जाएगा 9। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए फटाफट, इसके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कोई नीड नहीं है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 ओम। तो मेरे को बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, इसको मैं एज्यूम करता हूँ सी। तो मेरे को बताओ ए और बी के बीच का तो कितना आ गया 2 ओम, ये पूरा हट गया। हम यहाँ पर कितना आ गया 2, 2 और 8 आपस में किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 2 और 8 आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ए और सी के बीच में एक तो 10 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, और एक इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो 2 और 4 आपस में सीरीज में किस में हो जाएगा, सीरीज में कितना 6 हो जाएगा। 6 और 3 पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा इनका 2 ओम इक्विवेलेंट हो जाएगा। 2 ओम और 8 ओम आपस में किस में सीरीज में है, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और 10 आपस में किस में पैरेलल में, तो पैरेलल में जब इक्वल होता है तो हाफ हो जाता है। तो 10 और 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ये 5 और ये 5 सीरीज में है तो टोटल बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन करूंगा तो 5 और 5 10 ओम आ जाएगा। बैटरी अगर मैं इधर से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, इधर से आर इक्विवेलेंट सीन करता हूं ना अंदर की ओर, तो मेरे को मिलेगा 10 ओम। क्या मिलेगा 10 ओम। 10 ओम कैसे मिलेगा, 2 और 4 6, 6 और 3 आपस में किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट 2, 2 और 8 आपस में सीरीज में कितना हो गया 10, 10 और 10 आपस में पैरेलल में इक्विवेलेंट 5, 5 और 5 आपस में सीरीज में तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तो बताओ बैटरी से करंट कितनी फ्लो होगी, ओम्स लॉ के हिसाब से I = V/R इक्विवेलेंट, तो 50/10। यहाँ से करंट कितनी निकलेगी 5 एम्पीयर करंट। ये I की वैल्यू मान लो मैं इसको I1 एज्यूम कर लेता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 एम्पीयर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मेरे को बताओ ये कितना है 10 ओम, और इसका इक्विवेलेंट भी कितना है 2 और 4 6, 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना है 2 हो जाएगा, आपस में पैरेलल है। तो 2 और 8 इनका कितना हो जाएगा सीरीज में, तो 10 हो जाएगा। ये भी 10 ओम और आगे वाले का इक्विवेलेंट भी कितना है 10 ओम। जब दो इक्वल अमाउंट की रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनमें करंट का ब्रांच भी इक्वल अमाउंट में डिवाइड होती है। अगर यहाँ से 5 जा रही है तो इधर कितनी होगी 5/2 एम्पीयर होगी, और आगे भी कितनी होगी 5/2, क्योंकि इस आगे वाले नेटवर्क का इक्विवेलेंट भी 10 ओम है और इसका भी 10 ओम है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो वहां भी 5/2 ही जाएगी। अब अपन को करंट निकालनी है इसके अंदर, तो अपन को निकालनी है 6 ओम के अंदर, और इसके ऑपोजिट में कौन सा ये है 3 ओम। तो 5/2 6 ओम और 3 ओम में क्या होगी डिवाइड होगी, और ये आपस में कैसे कनेक्टेड है
पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो मेरे को I की वैल्यू कैसे निकालूंगा? टोटल करंट कितनी है? 5/2 इंटू मेरे को 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन तो अपन पढ़ते हैं करंट डिवीजन में मल्टीप्लाई हमेशा ऑपोजिट से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3, और फिर इनका टोटल आ जाएगा 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये अपना एम्पियर, ये अपना आंसर हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये अपने कैसे निकला, ये भी 10 है, आगे वाले का इक्विवेलेंट भी 10 है, क्योंकि 4 2 6 6 तरीका 2 और 2 और 8 मिलके 10 हो जाएगा। तो 10 ओम सीरीज में आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसमें अगर ये 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो 5/2 इसमें हो जाएगी और 5/2 आगे वाले में हो जाएगी। फिर अपन को दो पैरेलल ब्रांच और मिलती हैं, एक मिलती है 3 ओम की और एक मिलती है 6 ओम की, तो मैंने लगा दिया 5/2 इंटू 3 अपॉन टोटल 3 + 6 9। आई होप यहाँ तक आपको सुनना आ गया होगा। तो ये कुछ अपन ने बेसिक बातें कर ली हैं, करंट कैसे डिवाइड होता है उसकी बातें अपन ने कर ली है। अब अपन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो बातें करते हैं, सिमेट्री कैसे देखते हैं वो सारी बातें अपन करने वाले। अब अपन अच्छे क्वेश्चन लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गेट में भी आ रखे हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ना गेट का एक भी क्वेश्चन नहीं करूंगा, वो मैं बाद में करूंगा प्रीवियस ईयर। अब मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जिनसे कंसेप्ट बनते हैं, कैसा भी क्वेश्चन अपन सोल्व कर सकते हैं, वो कंसेप्ट अपन को सीखना है। अब अपन कुछ सिमेट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अपन इस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन को सिमेट्री फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, उन पॉइंटों की चर्चा करना पड़ेगी। और ऐसा क्वेश्चन अपने गेट में भी आ रखे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों पे कैसे कमांड की जाती है वो मैं बात करता हूँ। जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में पूछा है ए और बी के बीच में क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये भी अपना रेजिस्टेंस आर है और ये भी अपना रेजिस्टेंस क्या है, ये भी आर है और ये भी आर है। ये नेटवर्क आपके सामने गिवन है और ये अपना नोड ए है, ये अपना नोड बी है, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए को देखता हूँ, फिर मैं पॉइंट बी को देखता हूँ। तो मेरे को बताओ ये नोड P, ये नोड Q, ये नोड R और ये नोड S, इन चारों की A से डिस्टेंस देखूंगा ना, तो चारों A से एक यूनिट डिस्टेंस पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े? यूनिट डिस्टेंस पे। अगर मेरे को ए से पी तक आना है तो भी ओनली यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ए से क्यू तक आना है तो भी ओनली एक ही यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक ही रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। ए से आर तक आना है तो भी मेरे को एक ही रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, और ए से एस तक आना है तो भी एक ही रजिस्टर आर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ ए से चारों पॉइंट पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, चाहे एस हो, ए से इन पॉइंट तक आने के लिए ओनली एक यूनिट डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ती है। मतलब ए के रेस्पेक्ट में ये चारों पॉइंट सिमेट्रिकल है या नहीं है? ए के रेस्पेक्ट में पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, चाहे एस हो, चारों पॉइंट सिमेट्रिकल खड़े हैं। ए से यूनिट डिस्टेंस पे पी खड़ा है, ए से यूनिट डिस्टेंस पे क्यू खड़ा है, और ए से यूनिट डिस्टेंस पे एस खड़ा है, ए से यूनिट डिस्टेंस पे आर खड़ा है। तो मेरे को पता चल गया पी क्यू आर और एस नोड ए से तो सिमेट्रिकल है। अगर वो बी से भी सिमेट्रिकल मिल जाते हैं तो वो चारों पॉइंट क्या होंगे? इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे, और चारों के पोटेंशियल क्या मिलेंगे? इक्वल पोटेंशियल मिलेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मेरे को बताओ बी पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ये पी क्यू आर एस सिमेट्रिकल है या नहीं है? सबसे पहले ए के रेस्पेक्ट में देखो, ए के रेस्पेक्ट में आपने देखा तो पी क्यू आर और एस ए के रेस्पेक्ट में क्या है? सिमेट्रिकल है। बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं पी क्यू आर और एस को देखता हूं तो भी मेरे को सिमेट्री दिखती है। बी से एक यूनिट डिस्टेंस पे
देखो आर है यूनिट डिस्टेंस पे कौन है, क्यू है, और बी से यूनिट डिस्टेंस पे ही पी है, बी से यूनिट डिस्टेंस पे भी एस है, और बी से यूनिट डिस्टेंस पे भी आर है। मतलब एक सर्किल के सेंटर पे क्या है, बी है, और उसके मतलब ऑपोजिट डायगोनल पे क्या है, ये चारों पॉइंट है। तो ये चारों पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल हैं, चाहे पॉइंट पी की बात करता हूँ, चाहे क्यू की बात करूँ, चाहे आर की बात करूँ, चाहे एस की बात करूँ, ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। देखो पी क्यू आर एस एक के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, आपको दिख रहा है। यूनिट डिस्टेंस पे पी खड़ा है, यूनिट डिस्टेंस पे एस खड़ा है, यूनिट डिस्टेंस पे क्यू खड़ा है, और यूनिट डिस्टेंस पे आर खड़ा है। और बी के रेस्पेक्ट में भी पी क्यू आर एस चारों पॉइंट सिमेट्रिकल हैं। बी के एक मतलब बी से यूनिट डिस्टेंस पे पी खड़ा है एक रजिस्टर, बी से यूनिट डिस्टेंस पे क्यू खड़ा है एक रजिस्टर, बी से यूनिट डिस्टेंस पे आर खड़ा है एक रजिस्टर, और बी से यूनिट डिस्टेंस पे एस खड़ा है, उसके लिए भी एक अपने रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये चारों पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है। अगर दोनों के रेस्पेक्ट में अगर कोई चारों पॉइंट सिमेट्रिकल आपको दिख जाए ना, तो उन चारों जितने भी पॉइंट है उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? क्योंकि उनका पोटेंशियल इक्वल आ जाता है। नेटवर्क के अंदर एक पोटेंशियल पे केवल एक ही नोड रह सकता है, एक से ज्यादा नोड कभी भी इक्वी पोटेंशियल पे सेम पोटेंशियल पे नहीं रह सकते। तो इन चारों पॉइंट कैसे होंगे? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होंगे। तो मैंने इन चारों को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये पी क्यू आर एस हो गया, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो बताओ ए और पी क्यू आर एस के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है? ए और पी के बीच में एक है, ए और क्यू के बीच में भी एक है, ए और आर के बीच में भी एक है, और ए और एस के बीच में भी एक है। तो यहाँ पर टोटल कितने रजिस्टर कनेक्टेड है? यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो टोटल कितने रजिस्टर कनेक्टेड है? 4 रजिस्टर कनेक्टेड। इनका इनके रजिस्टर की वैल्यू क्या है? आर 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 आर। देखो ए और पी के बीच में आर, तो ए और पी के बीच में मैंने बना दिया आर। ए और एस के बीच में आर, तो इसको भी, ये भी पॉइंट पी भी यही है, क्यू भी यही है, आर भी यही है, एस भी है। तो ए और पी क्यू आर एस के बीच में कितने कनेक्टेड है? 4 पॉइंट कनेक्टेड है। अब मेरे को बताओ बी और पी क्यू आर एस के बीच में भी कितने कनेक्टेड है? 4 कनेक्टेड। तो ये मैंने बना दिए 4। 4 इधर कनेक्टेड हो, 4 इधर कनेक्टेड हो गए, आर आर आर। अब आपको को पी और क्यू के बीच में एक कनेक्टेड है नहीं। अब ये इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। जब इसका और इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ना, जब किसी भी एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, तो उसमें करंट कितनी फ्लो होगी? 0। इसका मतलब इसमें कितनी करंट जाएगी? 0 करंट जाएगी, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट चारों मिलके एक हो जाएगा। अब पी और क्यू के बीच के रजिस्टर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये और ये इक्वी पोटेंशियल पे आ गए। जब इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? मतलब कितना होगा? 0 होगा। तो इसमें करंट भी कितनी होगी? 0। इसमें भी करंट कितनी होगी? 0। इसमें भी करंट कितनी होगी? 0। तो अपन इन चारों को ओपन सर्किट कर सकते हैं। यही तो अपन ने किया है। तो इनको एक ही नोड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये चारों रजिस्टर यूजलेस आ गए, आपको समझ आ गया होगा। टोटल कितने रजिस्टर आपको दिख रहे हैं? टोटल आपको 12 रजिस्टर दिख रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर, जिसमें से 4 रजिस्टर कैसे हो गए? यूजलेस हो गए, और 8 पीछे बचे 8 रजिस्टर वही अपने काम के हैं। तो मेरे को बताओ हर एक का कितना हो जाएगा? आर आर आर। तो आपको पता है अगर इक्वल है, 4 हैं, तो इनका ए और पी क्यू आर एस के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? R/4 होगा। इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा? R/4 होगा। और आपस में कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो आंसर कितना आ जाएगा? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी सिमेट्री देखनी चाहिए कि ये चारों पॉइंट, ऐसा पॉइंट देखो जो ए से भी सिमेट्रिकल खड़े हैं, बी से भी सिमेट्रिकल खड़े हैं, तो वो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो गए। सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये अपने सामने क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछ रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ए और बी के बीच में क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने हैं।
तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं जो सिमेट्रिकल खड़े हैं। कैसे खड़े? सिमेट्रिकल हैं। तो मेरे को बताओ, पहले पॉइंट में ई और डी की बात करता हूँ। किन की बात करता हूँ? ई और डी की। और इनका मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं बना रहा हूं तो इसका मतलब है इनके बीच में एक आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर कनेक्टेड है, इनके बीच में भी कनेक्टेड है, इनके बीच में भी कनेक्टेड है। कुछ नहीं बना रहे, इसका मतलब आर। ऐसे मत सोच लेना शॉर्ट सर्किट है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, मान लो सारे आर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई और डी की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ई और डी की। मेरे को बताओ, ई भी ए से यूनिट डिस्टेंस पे खड़ा है, डी भी ए से यूनिट डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मेरे को बताओ ई और डी ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है या नहीं है? सबसे पहले मेरे को बताओ, ये पॉइंट ई और डी ए के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट ई और डी सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि ए से ई तक जाने के लिए ही भी एक यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ओनली एक रजिस्टर को क्रॉस करना पड़ेगा, और ए से डी तक आने के लिए भी एक यूनिट डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी। तो ई और डी ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो गए। अगर बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल होते हैं तो ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट ही कहलाएंगे। तो मेरे को बताओ, डी पॉइंट ए से डी और ई तक आने के लिए ओनली एक यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। कैसे डिस्टेंस करनी पड़ती है? एक यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। तो मेरे को बताओ, ई और डी आपस में क्या हो जाएंगे? ई और डी आपस में सिमेट्रिकल हो जाएंगे ए के रेस्पेक्ट में। अब मैं बात करता हूं बी के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में मेरे को डी तक अगर मेरे को जाना है तो भी मेरे को एक है ना ट्वाइस की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। वन डिस्टेंस ये, सेकंड डिस्टेंस ये। और अगर मेरे को बी से ई तक जाना है तो भी मेरे को एक 2 यूनिट की डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी, पहले बी से एफ और फिर एफ से ई। तो देखो, ये डी और ए पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल में है या नहीं है? सिमेट्री में बिल्कुल। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये एक है ना ए बी सी डी, इसको देखो, ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में बी और डी आपस में कैसे हैं? एक डायगोनल के ऑपोजिट में है या नहीं है? बिल्कुल। और एक इसको देखो, ए बी एफ और ई, इस स्क्वायर को देखो, इस स्क्वायर में बी और ई भी आपस में एक है ना, एक इस स्क्वायर के डायगोनल ऑपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल। तो डी और ई भी बी के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। तो बी के रेस्पेक्ट में बी डी और ई आपस में क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे। और ये आपस में कैसे हैं? डायगोनल के, मतलब इसके डायगोनल पे खड़े हैं, मतलब क्रॉस करने के लिए 2 डिस्टेंस अपन को जानना पड़ेगा, 1 2। आई होप ये समझ आ गया। देखो, ए से तो आपको सिमेट्री दिख जाएगी, ए से ई तक यूनिट डिस्टेंस, ए से डी तक यूनिट डिस्टेंस। अब अगर बी से सिमेट्री देखनी है तो सबसे पहले मैं अगर इसको अलग बनाऊं ना, इसको अलग बना रहा हूं, देख लो, ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, और ये मेरा डी हो गया। तो मेरे को बताओ, बी के रेस्पेक्ट में डी कहां पे खड़ा है? डायगोनली ऑपोजिट खड़ा है। कैसे खड़ा है? डायगोनली ऑपोजिट खड़ा है। ये इस स्क्वायर के डायगोनल है और इनके ऑपोजिट में है, ऑपोजिट में है बी और डी। अब देखो, ए कैसे खड़ा है? ए की बात करते हैं तो मेरे को इस स्क्वायर की बात करूंगा जिसमें ई आ रहा है, ये ए, ये ई, ये मेरा बी और एफ, इसकी बात कर रहा हूं, इस स्क्वायर की बात करूंगा। तो यहाँ पर ई भी क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट है। तो बी के रेस्पेक्ट में भी डी और ई पॉइंट कैसे हैं? सिमेट्रिकल है। आज होप यहां तक आपको समझ आ गया। सिमेट्रिकल ए के रेस्पेक्ट में भी है, बी के रेस्पेक्ट में भी होने चाहिए, तब सिमेट्रिकल बोला जाता है, तब उनको इक्विपोटेंशियल पॉइंट माना जाता है, वरना उनको इक्विपोटेंशियल पॉइंट माना नहीं जाएगा। तो ए के रेस्पेक्ट में इसकी भी डिस्टेंस यूनिट है, इसकी भी डिस्टेंस यूनिट है। और बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये भी है ना डायगोनली ऑपोजिट खड़ा है, और वो भी डायगोनली ऑपोजिट खड़ा है। इस ए बी सी डी स्क्वायर के अंदर डी है ना, बी के डायगोनली ऑपोजिट है। ए ई एफ बी के अंदर भी ये ई पॉइंट भी क्या है? बी के डायगोनली ऑपोजिट है। तो ये दोनों पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में भी क्या है? सिमेट्रिकल है। तो मेरे को बताओ, ये पॉइंट अपना डी और ई ए की पॉइंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल। जब इक्विपोटेंशियल पॉइंट है तो सिमेट्रिकल होंगे, बिल्कुल, डी और ए। जब इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? यूजलेस रजिस्टर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, 5 वोल्ट इसका, 5 वोल्ट इसका। तो मैं बताओ, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो होगी? रजिस्टर के अंदर 0 एम्पियर।
0 एम्पीयर का मतलब ओपन सर्किट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल इसको ओपन करके हटा सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, सी और एफ की बात करते हैं। क्या सी और एफ भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है? तो सी और एफ देखो, सी भी मेरा बी से कैसा है, यूनिट डिस्टेंस पे खड़ा है, एफ भी है बी से यूनिट डिस्टेंस पे खड़ा है, बिल्कुल बी के रेस्पेक्ट में तो सी भी सिमेट्रिकल है, एफ भी सिमेट्रिकल पॉइंट पे खड़ा है। ए के रेस्पेक्ट में अगर एफ को देखूंगा तो ए के रेस्पेक्ट में इस अगर स्क्वायर के अंदर देखूंगा ना, ए ई एफ बी के अंदर, तो ए के ऑपोजिट डायगोनली ऑपोजिट कौन है, एफ है। और अगर इस स्क्वायर के अंदर देखूंगा ए डी सी बी में, तो ए के डायगोनली ऑपोजिट कौन सा है, सी। चाहे सी की बात करूं चाहे एफ की बात करूं, दोनों पॉइंट कैसे हैं, डायगोनली ऑपोजिट हैं। तो ए के रेस्पेक्ट में भी सी और एफ सिमेट्रिकल है, बी के रेस्पेक्ट में भी सी और एफ क्या है, सिमेट्रिकल है। तो सी और एफ भी कैसे पॉइंट होंगे, इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे। तो यहां पर मैं अगर बात करता हूं, डी और ई भी इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे और सी और एफ भी इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट होंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, तो ये ब्रांच क्या होगी, यूजलेस ब्रांच होगी। कैसी ब्रांच होगी, यूजलेस ब्रांच होगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट मतलब इक्विपोटेंशियल पे है, ये वाले पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल पे है। अब मेरे को ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहां मैंने बना दिया ए, यहां बना दिया बी। तो बताओ ए और डी, और देखो ये डी है, ये ई है, ए और ई के बीच में एक रजिस्टर, ए और डी के बीच में एक रजिस्टर, तो मेरे को ए और डी के बीच में एक, ए और ई के बीच में एक, तो ए और डी और ई के बीच में कितना हो जाएंगे, 2 रजिस्टर कनेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल आर आर के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। मेरे को बताओ डी ई और सी एफ के बीच में कितने कनेक्टेड है, डी और सी के बीच में एक है, ई और एफ के बीच में एक है, तो डी ई सी एफ के बीच में भी कितने कनेक्टेड है, 2 रजिस्टर कनेक्टेड है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। सी एफ और बी के बीच में कितने कनेक्टेड है, ये सी एफ और बी के बीच में भी कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, 2 रजिस्टर कनेक्टेड है। अब देखो यहां पर कितने हो गए, टोटल कितने, 6 है, यहां पर टोटल कितने हैं, यहां पर कितने हो गए, 3 3 6 और 3 कितने होंगे, 9 हो गए। तो इसका मतलब अपन है ना, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, यूजलेस हो गया। एक रजिस्टर अपन कहीं मिस कर रहे हैं, वो कौन सा रजिस्टर है आप बताओ। ए और बी के बीच में भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, उसको मैं इधर लिख देता हूं, ये मेरा ए और बी के बीच में। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 7, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 9। 2 ये वाला और ये वाला क्या है, यूजलेस है, क्योंकि डी और ए इक्विपोटेंशियल पे हैं, सी और एफ इक्विपोटेंशियल पे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये बनाना आना चाहिए। फिर देखो आर और आर आपस में किसमें पैरेलल में, तो इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 होगा। ये भी क्या होगा, r/2 होगा। ये भी क्या होगा, r/2 होगा। और ये तीनों आपस में कैसे में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज में एक को ऐड होते तो कितना आ जाएगा, 3r/2। और ये 3r/2 और r आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r। तो आंसर कितना आ जाएगा, आई होप 3r² अपॉन 5r। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3r/5। आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिमेट्री पता होना चाहिए। डी और ई ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस पे खड़े हैं। और डी और ई बी के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये भी डायगोनली ऑपोजिट है, ये भी डायगोनली ऑपोजिट है। बी के रेस्पेक्ट में ये भी डायगोनली ऑपोजिट है। इस वाले स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हो, ए डी सी बी में आप देख सकते हो डी पॉइंट बी के क्या है, मतलब डायगोनली ऑपोजिट है। और ए ई एफ बी वाले स्क्वायर में आप ये देख सकते हो कि ई पॉइंट भी बी के क्या है, डायगोनली ऑपोजिट है। तो दोनों मतलब डायगोनली ऑपोजिट है, तो दोनों कैसे होंगे, सिमेट्रिकली। तो वे बी के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, ए के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल। तो ये पॉइंट इक्विपोटेंशियल पे हो गए। उसी तरीके से ये भी पॉइंट इक्विपोटेंशियल पे हो गए, इनको अपन एक बना दिया। ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर यूजलेस हो गए। तो आई होप यहां तक आपको सुनने आया होगा।
अब अपन इसकी बात करेंगे। मैं आपको एक तरीके की प्रॉब्लम बताऊंगा क्यूब का, ए और डी के बीच में मैं आपको निकालना बताऊंगा, ए और एच के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, और ए और जी के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, और ए और जी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को गेट के अंदर इसी में पूछा हुआ है। ए और जी के अंदर तो अपन को गेट के अंदर पूछा हुआ है, ए और एच के बीच में आपको खुद से फाइंड आउट करना है, ए और डी के अंदर अपन बात करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ए और डी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन मेरे को अगर कैलकुलेट करने हैं, तो मेरे को बताओ ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में देखो, ए के रेस्पेक्ट में बी और ई सिमेट्रिकल पोजीशन पे है या नहीं है। तो मैं बताऊंगा बिल्कुल ए के रेस्पेक्ट में पॉइंट ई हो चाहे पॉइंट बी हो चाहे पॉइंट ई हो, सिमेट्रिकल है। ए से बी तक जाने के लिए भी मेरे को एक यूनिट डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी, और ए से ई तक जाने के लिए भी मेरे को एक यूनिट डिस्टेंस ही कवर करनी पड़ेगी। तो ए के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट कैसे हैं? सिमेट्रिकल है। तो ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होने से अपनी बात नहीं बनेगी, ए के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्रिकल होना चाहिए और डी के रेस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल, तब वो इक्विपोटेंशियल पे माने जाएंगे। तो मेरे को बताओ डी के ई है ना, डायगोनली ऑपोजिट है या नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट है। अगर मैं ए डी एच और ई इस वाले स्क्वायर के अंदर देखूंगा तो मैं देखूंगा ई है ना, डी के क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है। और अगर इस वाले अगर मैं स्क्वायर के अंदर देखता हूं, बी सी डी ए के अंदर देखता हूं, तो भी देखता हूं ये पॉइंट बी भी क्या है? डी के डायगोनली ऑपोजिट है। तो दोनों पॉइंट है ना डायगोनली ऑपोजिट है। बी के रेस्पेक्ट में क्या है? देखो ए के रेस्पेक्ट में तो दोनों की है ना यूनिट डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, बी एन और डी के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है। तो इसका मतलब बी और ई पॉइंट क्या होंगे? सिमेट्रिक पॉइंट होंगे, इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी इक्वल टू, बी और ई अलग अलग नोड नहीं है। अब अपन बी और ई को एक ही नोड कंसीडर करेंगे क्योंकि इक्विपोटेंशियल वाले नोड है, और एक नेटवर्क में एक पोटेंशियल पे केवल एक ही नोड को रहने का हक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया गया होगा। अब मेरे को बताओ, मैं अगर इनकी बात करता हूं, अब सी और एच की बात करता हूं, तो मेरे को बताओ डी से मेरे को ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मेरे को मतलब ओनली ए और डी से ही रहेगा। तो डी से सी और एच यूनिट डिस्टेंस पे है या नहीं है? डी से सी भी यूनिट डिस्टेंस पे है, डी से एच भी यूनिट डिस्टेंस पे है। और अगर मैं एच की बात करता तो ए के डायगोनली ऑपोजिट एच भी है और ए के डायगोनल ऑपोजिट सी भी है। ए के डायगोनली ऑपोजिट है सी भी, और ए के एच भी क्या है? डायगोनली ऑपोजिट है। तो ए के रेस्पेक्ट में भी दोनों सिमेट्रिकल है, डी के रेस्पेक्ट में ये 2 पॉइंट क्या सिमेट्रिकल है। तो ए से भी सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, डी से भी सिमेट्रिकल प्रेजेंट है, मतलब ये सी और एच भी क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे या नहीं है? और इस नेटवर्क का अपन को किसी तरीके की कोई भी सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। तो इधर मैं पॉइंट बना देता हूं ए, इधर एक पॉइंट बना देता हूं डी। जिन दोनों के बीच में मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब मैं इधर एक पॉइंट बना देता हूं, चाहे अपन बी बोलो चाहे ई बोलो, एक ही पॉइंट होगा अब तो। ऐसे ही मैं इधर एक बना देता हूं एफ, क्योंकि एफ, और इधर एक बना दिया जी, और एक अपना हो गया सी और एच। सी बोलो चाहे एच बोलो, ये हो गया। तो सबसे पहले मेरे को बताओ ए और डी हो गया, ये ए और डी है। सबसे पहले ए और डी के बीच में कितने रजिस्टर कनेक्टेड है? ओनली 1 रजिस्टर कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू है आर। और ए और बी और ई के बीच में, ए और बी के बीच में 1, ए और ई के बीच में 1, तो बी और ई एक ही पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ कितने कनेक्टेड होंगे? 2 रजिस्टर कनेक्टेड हो जाएंगे, आर। इसी तरीके से डी और सी और एच के बीच में भी कितने कनेक्टेड है? 2 रजिस्टर कनेक्टेड है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे को बताओ बी और ई और ये अपना सी और एच हो गया, इनके बीच में कितना कनेक्टेड है? बी और सी के बीच में कितना कनेक्टेड है? एक है। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, एक, ये आर हो गया। और मेरे को बताओ ई और एच के बीच में भी कितने कनेक्टेड है? देखो ई और एच के बीच में भी कितना कनेक्टेड है? एक ही कनेक्टेड है। तो ई और एच के बीच में भी कितना हो जाएगा? एक आर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो
एफ और ये पॉइंट है हो गया बी और ई, ये बी और ये एफ के बीच में कितने कनेक्टेड हैं, 2 कनेक्टेड है। एक तो हो गया बी एफ वाला, एक हो गया ई एफ वाला। तो यहां पर भी अपने कितने कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, आर और आर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मेरे को बताओ एफ और जी के बीच में कितने कनेक्टेड है, एक। जी और सी और एच के बीच में कितने कनेक्टेड है, दो। जी और सी और एच के बीच में कितने कनेक्टेड हो जाएंगे, दो, आर। अब यहाँ बताओ अपने कितने हो गए रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी 12 हो गए, यहाँ भी 12 हो गए। इसका मतलब अपने सारे को सारे रिप्रेजेंट कर दिए। अब मेरे को बताओ ये आर और आर किस में होंगे, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2। इनका भी कितना इक्विवेलेंट होगा, r/2 होगा। इनका भी इक्विवेलेंट कितना होगा, r/2। ये r/2 और r/2 और r किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये सीरीज में कोई कितना हो जाएगा, 2r होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 2r होगा। और ये r और r आपस में किस में हो जाएंगे, इसको अगर मैं हटा के r और r पैरेलल में थे तो ये किस में हो जाएंगे, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो r/2 और r/2 क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। और इन पूरा का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2r होगा या नहीं होगा, बिल्कुल 2r होगा। तो इनका इक्विवेलेंट मैं इधर लिख देता हूँ 2r। और ये भी अपना r और r आपस में किस में, पैरेलल में। ये भी r और r आपस में किस में, पैरेलल में। तो ये भी क्या होंगे, r/2 होगा। ये भी क्या होगा, r/2 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2r² अपॉन कितना आ जाएगा, 5r। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2r/5 आएगा या नहीं आएगा, इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r/5। तो अब ये आपस में किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। इनका ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, r/2 प्लस r/2 r प्लस 2r/5। तो आंसर कितना आया, अभी तक 7r/5 आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया 7r/5। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया, इनका इक्विवेलेंट अपने पास आ गया 7r/5। 7r/5 और r किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 7r अपॉन, ये आपका आंसर आ गया 7r/12। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको तीनों प्रॉब्लम अपने से हैंडल करनी है। ए और एच के बीच में भी इक्विवेलेंट आपको निकालना है, ए और जी के बीच में भी आपको इक्विवेलेंट निकालना है। आपको ओनली इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट फाइंड आउट करने आने चाहिए, फिर तो प्रॉब्लम बहुत इजी बन जाएगी। फिर तो कुछ नहीं, सीरीज पैरेलल बनेगी, वो अपन को सोल्व करना आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।